कहानी की शुरुआत एक ऊंची चट्टान पर स्थित गुफा से होती है, जहां कुबो नाम का एक नन्हा लड़का अपनी बीमार मां के साथ रहता है। कुबो दिन के समय पास के गांव में जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से कागज के टुकड़ों को जीवंत कर देता है। वह अपने शामिसे की धुन पर इन आकृतियों को नचाकर लोगों को अपने पिता हंजो की वीरता की कहानियां सुनाता है। वह बताता है कि कैसे उसके पिता ने मून किंग से लड़ने के लिए 3 जादुई कवच, अभेद्य तलवार, कवच और शिरस्त्राण खोजे थे। कुबो की मां ने उसे सख्त हिदायत दी होती है कि सूरज ढलने से पहले उसे हर हाल में गुफा के अंदर वापस आना है। वह उसे बताती है कि उसके नाना मून किंग और उसकी दुष्ट मौसियां उसकी दूसरी आंख चुराने की ताक में है। एक आंख उसने बचपन में ही खो दी थी। मां उसे सुरक्षा के लिए हमेशा एक नन्हा बंदर का खिलौना अपने पास रखने को कहती है। कुबो की मां उसे याद दिलाती रहती है कि उसके पिता ने उसे मून किंग के प्रकोप से बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए उसे रात के अंधेरे से बचकर रहना होगा। अगले दिन कुबो फिर से गांव जाता है, जहां एक वृद्ध महिला उसे ओबोन त्योहार के बारे में बताती है। इस त्योहार में लोग लालटेन जलाकर अपने पूर्वजों की आत्माओं से बात करते हैं। कुबो भी अपने पिता हंजो की आत्मा से बात करने की उम्मीद में एक लालटेन जलाता है और उनके सामने बैठ जाता है। वह देर तक पिता से बातें करता है, अपनी यादें साझा करता है, लेकिन जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। इसी बीच सूरज ढल जाता है और गांव की घंटी बजने लगती है। मां की चेतावनी के विपरीत कुबो अंधेरा होने तक बाहर ही रह जाता है। अचानक वातावरण भयानक हो जाता है और आसमान से 2 नकाबपोश महिलाएं, कुबो की मौसियां, धुएं की तरह प्रकट होती हैं। वे कुबो की दूसरी आंख छीनने के लिए उस पर हमला करती हैं। कुबो मदद के लिए गांव की ओर भागता है, लेकिन उसकी जादुई मौसियां अपनी शक्तियों से गांव में तबाही मचाने लगती हैं। तभी कुबो की मां वहां पहुंचती है। अपनी बची कुची जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए वह कुबो के शामिसेन के तारों को जोर से झंकृत करती है, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है जो मौसियों को पीछे धकेल देती है। अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हुए मां कुबो की पीठ पर पंख लगा देती है और उसे उड़ने में मदद करती है। वह कुबो से कहती है कि उसे अपने पिता के तीनों जादुई कवच ढूंढने होंगे, क्योंकि वही उसे बचा सकते हैं। उसकी मां अकेले ही अपनी दोनों बहनों से मुकाबला करने के लिए वहीं रुक जाती है। कुबो की आंखें एक बर्फीले और अनजान इलाके में खुलती हैं, जहां वह खुद को एक जीवित और बात करने वाले बंदर के साथ पाता है। मंकी उसे दुखी मन से बताती है कि उसकी मां अब नहीं रही और उन्होंने अपनी अंतिम जादुई शक्ति का उपयोग कुबो को यहाँ सुरक्षित भेजने और मंकी को जीवित करने में कर दिया। मंकी कुबो को समझाती है कि अब उनकी जान खतरे में है और उन्हें मौसियों के आने से पहले हर हाल में उन 3 जादुई कवचों को ढूंढना होगा। रात के समय वे एक विशाल कंकाल के नीचे शरण लेते हैं। कुबो जब मंकी से उसकी असलियत पूछता है तो वह बताती है कि वह वही लकड़ी का खिलौना है जो उसकी मां ने उसे दिया था। मां की जादुई शक्तियों ने उसे कुबो की रक्षा के लिए जीवंत कर दिया है। अगली सुबह कुबो का छोटा कागजी योद्धा हंजो अचानक सक्रिय हो जाता है। वह योद्धा उन्हें रास्ते का संकेत देता है और वे उसके पीछे चल पड़ते हैं। रास्ते में कुबो का सामना एक पक्षी से होता है। अपनी जादुई शक्तियों और शामिसेन की धुन से कुबो कागज के बहुत सारे पक्षी बनाता है और उनके साथ खेलने लगता है। तभी दूर से एक रहस्यमयी आकृति उन्हें देख रही होती है। जब वे एक पुरानी मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो अचानक एक विशाल बीटल उन पर हमला करता है और कुबो को उठा ले जाता है। मंकी तुरंत कुबो को बचाने के लिए उस कीड़े जैसी आकृति के पीछे झपटती है। मंकी जब कुबो को बचाने पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि वह विशाल कीड़ा बीटल कुबो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह तो बस कुबो के पास मौजूद उस जादुई कागजी योद्धा हंजो को देखकर आकर्षित हुआ था। बीटल बताता है कि उसे अपनी याददाश्त खोने का श्राप मिला है, लेकिन उसे इतना याद है कि वह कभी एक महान योद्धा था और कुबो के पिता हंजो का शिष्य था। जब कुबो उसे बताता है कि हंजो उसके पिता थे तो बीटल भावुक हो जाता है और कुबो की रक्षा करने की कसम खाता है। मंकी शुरुआत में उसे साथ ले जाने में हिचकिचाती है, लेकिन बीटल की तीरंदाजी की कला और उसकी ईमानदारी देखकर वे उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। कागजी योद्धा उन्हें एक गुफा की ओर ले जाता है, जिसका रास्ता बीटल अपनी ताकत से बनाता है। गुफा के अंदर उनका सामना एक विशालकाय और भयानक हड्डियों वाले राक्षस से होता है। राक्षस के हाथ के पास उन्हें एक तलवार चमकती हुई दिखाई देती है। बीटल को लगता है कि यही वह अभेद्य तलवार है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है पूरा राक्षस जाग उठता है। मंकी उस तलवार से राक्षस पर हमला करती है, लेकिन वह तलवार तुरंत टूट जाती है, जिससे पता चलता है कि वह नकली थी। तभी लिटिल हंजो इशारा करता है कि असली जादुई तलवार कहीं और नहीं बल्कि उसी विशाल राक्षस की खोपड़ी में ढंसी हुई है। गुफा के भीतर युद्ध और भयानक हो जाता है। बीटल अपने तीरों से विशाल कंकाल पर वार करता है, लेकिन राक्षस पर उनका कोई असर नहीं होता। राक्षस मंकी को अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़ लेता है और कुबो बीटल को कुचलने की कोशिश करता है। तभी कुबो अपने शामिसेन की धुन छेड़ता है और राक्षस का ध्यान भटकाता है। जैसे ही राक्षस उन्हें अपने पैरों तले मसलने वाला होता है, बीटल कुबो को पकड़कर उड़ने लगता है और सीधे राक्षस के सिर पर पहुंच जाता है। वहां बहुत सारी तलवारें फंसी होती हैं, जिससे असली तलवार पहचानना मुश्किल हो जाता है। राक्षस बीटल को भी पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुबो अपनी सूझबूझ से असली अभेद्य तलवार पहचान कर उसे खींच निकालता है। तलवार के निकलते ही वह जादुई राक्षस हड्डियों के ढेर में बिखर जाता है। बीटल फुर्ती से मंकी और कुबो को लेकर गुफा से बाहर
निकल आता है। अपनी पहली जीत के बाद वे एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। मंकी और बीटल परेशान होते हैं कि इसे पार कैसे किया जाए। तभी कुबो एक चमत्कार करता है। वह देखता है कि उसके संगीत की शक्ति से जमीन पर पड़े सूखे पत्ते नियंत्रित हो रहे हैं। वह अपने शामिसेन की धुन से हजारों पत्तों को जोड़कर एक विशाल सुनहरी नाव बना देता है। यह देखकर मंकी और बीटल दंग रह जाते हैं। समुद्र की यात्रा के दौरान बीटल कुबो को तीरंदाजी के गुर सिखाता है। कुबो अपने जादुई संगीत और तीर की मदद से समुद्र से ढेर सारी मछलियां पकड़ता है। रात को भोजन करते समय कुबो उन्हें अपनी माँ की बहादुरी और उनके बलिदान के बारे में बताता है। उसकी बातें सुनकर बीटल प्रभावित हो जाता है और कुबो से कहता है कि वह एक असली हीरो है। जैसे ही कुबो, मंकी और बीटल अपनी नाव पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि एक मौसी उनका पीछा कर रही है। तभी उन्हें समुद्र की गहराई में अभेद्य कवच होने का संकेत मिलता है। कुबो बताता है कि नीचे आंखों का बगीचा है, जहां विशाल आंखें इंसानों को सम्मोहित कर उनके गहरे रहस्य और यादें दिखाकर फंसा लेती हैं। बीटल बिना डरे कवच लाने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। काफी समय बीत जाने पर जब बीटल बाहर नहीं आता तो कुबो उसकी मदद के लिए खुद भी पानी के अंदर चला जाता है। इसी बीच नाव पर मंकी का सामना कुबो की खतरनाक मौसी से होता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। समुद्र के नीचे कुबो को वह जादुई कवच मिल जाता है, लेकिन तभी एक विशाल आंख वाला पौधा कुबो को अपने वश में कर लेता है और उसे यादों के जाल में उलझाने लगता है। ऊपर नाव पर मंकी अपनी पूरी ताकत से मौसी का मुकाबला कर रही होती है। तभी बीटल कुबो को बचाने के लिए वापस पानी के नीचे जाता है। लड़ाई के दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। कुबो को यादों के जाल में अपनी माँ की छवि दिखती है और उसे पता चलता है कि यह मंकी ही वास्तव में उसकी माँ की आत्मा है, जिसे उन्होंने सुरक्षा के लिए उस खिलौने में डाल दिया था। नाव पर मंकी गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन वह अपनी जादुई तलवार से मौसी को हरा देती है। बीटल समय पर पहुंचकर कुबो को उस सम्मोहन से बाहर निकालता है और उसे सुरक्षित ऊपर ले आता है। अंत में बीटल और घायल मंकी कुबो को लेकर उस बर्बादी से बाहर निकलते हैं। जब कुबो को होश आता है तो वह मंकी के पास जाता है। अब वह जान चुका है कि मंकी ही उसकी माँ है। वह भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। वहीं बीटल, जो अब भी अपनी पहचान को लेकर उलझन में है, पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। मंकी उसे सच बताती है। मेरे पिता मून किंग के आदेश पर हम योद्धाओं को मारने निकले थे। मून किंग का मानना था कि जो इन तीनों जादुई शस्त्रों को पालेगा वह अमर और शक्तिशाली बन जाएगा। मैं तुम्हारे पिता हंजो को मारने गई थी, लेकिन उनकी करुणा और वीरता देख मुझे उनसे प्रेम हो गया। जब तुम्हारे नाना मून किंग को यह पता चला तो उन्होंने हमें मारने के लिए हमला किया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए उन्हें छोड़ दिया और तुम्हें लेकर भाग गई। बीटल पूछता है कि उसने यह सच पहले क्यों नहीं बताया। मंकी भारी मन से कहती है कि उसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और वह जल्द ही इस दुनिया से चली जाएगी, इसलिए वह कुबो को और दुखी नहीं करना चाहती थी। इसी बीच कुबो को एक सपना आता है जिसमें वही अंधा बूढ़ा गांव का व्यक्ति उसे बताता है कि आखिरी शस्त्र अभेद्य शिरस्त्राण उसके पिता के पुराने महल में छिपा है। नींद से जागकर कुबो मंकी और बीटल को बताता है कि उसे आखिरी शस्त्र का रास्ता मिल गया है। तीनों मिलकर अपने पिता के पुराने और खंडहर हो चुके महल की ओर निकल पड़ते हैं, जहां उनकी अंतिम परीक्षा होने वाली है। कुबो, मंकी और बीटल अपने पिता के पुराने किले के खंडहरों में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर कुबो को एहसास होता है कि यहीं से उसके पिता की वीरता की शुरुआत हुई थी। तभी अचानक आसमान से कुबो की दूसरी मौसी वहां पहुंचती है और अपनी जादुई शक्ति से उन तीनों को जकड़ लेती है। लड़ाई के दौरान एक बड़ा रहस्य खुलता है। मंकी बताती है कि बीटल ही वास्तव में कुबो के पिता हंजो हैं, जिन्हें मून किंग ने श्राप देकर एक कीड़े के रूप में बदल दिया था और उनकी याददाश्त छीन ली थी। ये सुनकर मौसी क्रोधित हो जाती है और कहती है कि वह उनकी यादों को पूरी तरह मिटा देगी। वह कुबो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुबो अपने जादुई शामिसेन की शक्ति से उसकी जादुई रस्सियों को तोड़ देता है और सबको आजाद कर देता है। इसके बाद एक भयानक युद्ध शुरू होता है। मंकी अपनी बहन पर हमला करती है, लेकिन मौसी उस पर भारी पड़ती है और उसे घायल कर देती है। बीटल अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मौसी पीछे से वार करके बीटल को मार देती है। अपनी आंखों के सामने पिता को खोने के बाद कुबो की माँ उसे सुरक्षित भागने के लिए कहती है। अपने माता पिता को खोने के गम और गुस्से में कुबो अपने शामिसेन के तारों को पूरी शक्ति से झंकृत करता है। उस जादुई धमाके में उसकी मौसी मारी जाती है। अंत में जादुई कागजी योद्धा लिटिल हंजो कुबो को संकेत देता है कि तीसरा शस्त्र कहीं और नहीं बल्कि उसके गांव का वह बड़ा घंटा है जिसे वह बचपन से देख रहा था। कुबो अपने गिटार की शक्ति से पंख बनाकर उड़ता हुआ सीधे अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। कुबो अपने गांव पहुंचता है और उस विशाल घंटे को तोड़कर अपना आखिरी शस्त्र अभेद्य शिरस्त्राण प्राप्त कर लेता है। तीनों जादुई शस्त्र पहनते ही उसके नाना मून किंग एक वृद्ध मनुष्य के रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। मून किंग उससे कहते हैं, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी दोनों आंखें हैं, तुम्हें इस नश्वर संसार का दुख और दर्द सहना पड़ेगा। अपनी आखिरी आंख मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकूं जहां केवल शांति है। लेकिन कुबो बहादुरी से जवाब देता है कि यह संसार केवल दुख का नहीं बल्कि प्यार और यादों का भी है और उसका घर यही है। क्रोधित होकर मून किंग एक विशाल और डरावने चंद्र राक्षस का रूप ले लेते हैं। कुबो अपनी जादुई तलवार से उन पर वार करता है, लेकिन ड्रैगन उसे आसानी से दूर फेंक देता है और उसकी तलवार छीन लेता है। कुबो को एहसास होता है कि लोहे के शस्त्र
उसके नाना को नहीं हरा सकते। तभी उसे अपना शामीसेन पड़ा हुआ दिखता है। वह अपने शस्त्रों के हिस्सों को शामीसेन के टूटे हुए तारों की जगह जोड़ता है और अपने माता पिता के बालों के धागों का उपयोग करता है। कुबो कहता है, मेरी यादें ही सबसे शक्तिशाली जादू हैं और तुम उन्हें मुझसे कभी नहीं छीन सकते। वह संगीत की एक दिव्य लहर पैदा करता है जिससे गांव के सभी लोगों की यादें और उनके पूर्वजों का प्यार एक कवच बन जाता है। इस जादुई शक्ति के प्रहार से मून किंग वापस एक साधारण और कमजोर वृद्ध इंसान में बदल जाते हैं और उनकी याददाश्त पूरी तरह चली जाती है। गांव वाले कुबो की दयालुता को देखते हुए मून किंग, जो अब एक आम इंसान है, को चोट पहुंचाने के बजाय उन्हें अच्छी कहानियां सुनाते हैं कि वे एक बहुत ही नेक इंसान थे। अंत में ओबोन त्योहार के समापन पर सभी लोग अपने पूर्वजों को विदा करते हैं। कुबो को अपने माता पिता की आत्माएं अपने पास खड़ी दिखाई देती हैं। वह उन्हें उनके प्यार और बलिदान के लिए शुक्रिया कहता है और इस तरह कुबो अपनी नई कहानी की शुरुआत करता है।